सोचो कि आप एक दिन सुबह उठते हो और न्यूज आती है कि ईरान कोलैप्स हो चुका है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है दुनिया पे और मिडिल ईस्ट का क्या होने वाला है आगे, हम जानते हैं इस वीडियो में। ए स्टॉर्म बिफोर द फॉल। जब हमने बात की थी, अगर आप हमारा पिछला वीडियो देखे, हमने प्रिडिक्ट किया था कुछ इवेंट्स होने वाले हैं, कुछ इवेंट्स हो गए, लेकिन इतना जल्दी हो गए हमने भी ये अंदाजा नहीं किया था। दिस इज एब्सोल्युटली क्रेजी। अभी वेनेजुएला को फॉल हुए कुछ ही दिन हो चुके हैं, कुछ ही दिन, लेकिन जब वेनेजुएला फॉल हुआ था एक कोल्ड मैसेज दी गई थी तेहरान को कि आप नेक्स्ट हो। और मैंने प्रेडिक्ट किया था 5-6 महीने में ईरान में इंटरनल डिस्टर्बेंसेस बहुत स्ट्रांग होने वाली है, लेकिन मैं ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाया था कि सिर्फ कुछ दिन में ईरान के अंदर इतना बड़ा बवाल हो जाएगा। प्राइसेस ऑलरेडी सोर हो रहे थे, जॉब्स वैनिश हो रहे थे और लोगों का गुस्सा जो था वो इकोनॉमी पे बढ़ता जा रहा था। ईरान ऑलरेडी अंडर सैंक्शंस था, तो हालत तो बहुत पतली थी। और ऊपर से रिजा पहलवी, द क्राउन प्रिंस, यानी जिस बादशाह को हटाया गया था 1970s के दौरान, वो उसका बेटा क्राउन प्रिंस रजा पहलवी एक मेन कैरेक्टर बनता है जो सिंबल और डायरेक्शन देता है इस मोमेंट को। खैर, मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ, ये ऑफिशियल चैनल ने पोस्ट किया है, आप ये देखिए। ह्यूज गैदरिंग ऑफ पीपल, प्रोटेस्टर्स, और बहुत सारे वीडियोस ऐसे भी हैं जहां वो बहुत सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को आग लगा देते हैं। खैर, आगे चलते और समझते हैं कि इसका क्या रिपरकशन होने वाला है दुनिया पे। द इस्लामिक रिपब्लिक इज फेसिंग इट्स डीपेस्ट टेस्ट इन डिकेड्स, प्रेस्ड फ्रॉम आउटसाइड, स्क्वीज्ड फ्रॉम विद इन। अंदर से ही सिकुड़ रहा है ईरान। इससे पहले कि हम आगे जाए, what are the key internal pressures currently challenging the Islamic Republic of Iran? ये ऑलरेडी मैंने आपको कहा कि बहुत ज़्यादा गुस्सा है लोगों में। खैर, हम मैप की तरफ बढ़ते हैं और आपको मैं वेनेजुएला की लोकेशन दिखाता हूँ। वेनेजुएला जो है वो यहाँ पे है इन द मैप, अगर आप देख पा रहे हो। दिस इज वेनेजुएला हियर, दिस इज कराकस, दिस इज व्हाट कराकस इज, एंड दिस इज यहाँ पे जो कैराकस में वेनेजुएला के प्रेसिडेंट थे मदुरो, उनको लिया गया था यूएस की तरफ से। तो खैर, ये वेनेजुएला है और यहाँ अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, ये ईरान है, यानी मिडिल ईस्ट में ये ईरान है। खैर, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि व्हाट आर द रिपरकशंस ऑफ तेहरान्स फॉल। अगर रिजीम क्रैक होती है, मिडिल ईस्ट स्लोली एडजस्ट नहीं करेगा, वो स्नैप हो जाएगा, कंप्लीटली स्नैप हो जाएगा मिडिल ईस्ट। सो ईरान इज नॉट अ कंट्री, इट वाज नॉट अ कंट्री, इट इज द हब, एंड यू पुल इट आउट, द स्पोक्स ब्रेक। जैसे गाड़ी के बहुत सारे टायर्स होते हैं और अगर आप टायर निकाल दे तो गाड़ी रुक जाएगी। वही हाल है मिडिल ईस्ट का ईरान के बगैर। The groups that rely on Iranian money, weapons, protection, जैसे हम बात करते हैं हिजबुल्लाह की, हुतीज जो यमन में है, हिजबुल्लाह जो लेबनान में है, तो वो भी गिर जाएंगे, उनके कार्ड्स भी गिर जाएंगे। और सीरिया तो ऑलरेडी आपको पता ही है असद रिजीम के अंडर था और असद रिजीम जो है वो भी गिर चुकी है। तो एक ट्रिमेंडस पावर वैक्यूम जनरेट हो रहा है, एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है मिडिल ईस्ट में। और अगर ईरान कोलैप्स होता है तो ये वैक्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आपको क्या लगता है, इन 3 कंट्रीज में से किसको फ़ायदा मिलेगा इस पावर वैक्यूम का? आप गेस कीजिएगा ऑप्शन। तो आपने गेस किया होगा और आई होप आपका आंसर राइट होगा, क्योंकि इजराइल। जी हाँ, इजराइल को बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है अगर ईरान की रिजीम गिरती है। इनटू द साइलेंस स्टेप्स इजराइल। स्ट्रॉन्ग है, ऑर्गेनाइज्ड है और मिडिल ईस्ट में अनचैलेंज्ड है। इजराइल को अभी तक किसी ने क्वेश्चन ही नहीं किया है मिडिल ईस्ट में। कोई भी मुस्लिम पावर इजराइल के अगेंस्ट फुस हो चुका है।
अब लॉन्ग स्टैंडिंग काउंटरवेट टू इजराइल वुड सिंपली डिसअपियर। जो ईरान था वो काउंटरवेट, आपने रिसेंटली इवेंट्स देखे होंगे जब मिसाइल अटैक से किया गया था ईरान की तरफ से इन टेल अवीव, तो उस पर सॉन्ग्स भी बने थे। खैर आपने देखा होगा कि एक काउंटरवेट था ईरान इजराइल के अगेंस्ट इन मिडिल ईस्ट। लेकिन अगर ईरान जाएगा तो एक वैक्यूम खुल जाएगा, एक बहुत बड़ा वैक्यूम खुल जाएगा, एक पावर वैक्यूम खुल जाएगा, और वो वैक्यूम फिल करने के लिए तैयार रहेगा इजराइल। एंड इनटू द साइलेंस स्टेप्स इजराइल। जैसे हमने कहा था, स्ट्रांग है, ऑर्गेनाइज्ड है, अनचैलेंज्ड है, इजराइल को किसी ने अभी तक चैलेंज भी नहीं किया है, एंड नो रीजनल फोर्स केपेबल ऑफ सेइंग नो। आपने देखा होगा गाजा में क्या हो रहा था, पैलेस्टाइन में क्या हो रहा था, किसी भी मुस्लिम वर्ल्ड के, चाहे वो मिडिल ईस्ट का पावर हो, कोई भी चैलेंज नहीं कर पाया इजराइल को। और जॉर्डन तो आपको पता है सप्लाईज कर रहा था इजराइल को, चाहे वो तेल की सप्लाई हो या बाकी चीज़ों की। सो द ओल्ड आइडिया ऑफ ग्रेटर इजराइल, जो सिर्फ विस्पर होता था किसी किसी मार्जिन में, अब सच दिख रहा है। अब ये सीरियसली लग रहा है कि ग्रेटर इजराइल कैन बी क्रिएटेड विद इन नेक्स्ट 5-10 ईयर्स। और ये क्रेजी चीज है, ये बोलना भी क्रेजी है कि ग्रेटर इजराइल बन सकता है। अगर मैं आपको थोड़ा सा मैप दिखाऊं और आप इस पे फोकस करें थोड़ी देर, आपने फोकस किया होगा और आपने देखा होगा ये तो ह्यूज है। ग्रेटर इजराइल एक बहुत बड़ा लैंड मास है जो सीरिया, लेबनान, जॉर्डन जो एरियाज है उनको आपस में इकट्ठा करता है। नॉट ओनली दैट, इराक के रीजन्स है, कुवैत का रीजन है, इजिप्ट है और सऊदी अरेबिया है, एंड इवन द पार्ट्स ऑफ तुर्की भी है इसमें। तो एक बहुत बड़ा मैप है ग्रेटर इजराइल का। और अगर आप रियलिटी अभी चेक करें, लेबनान इज गॉन, ऑल डेड, जॉर्डन डजंट इवन मैटर इन द वर्ल्ड मैप, सीरिया आपको पता था असद रिजीम था, उनके पास अपनी वेवी थी, अपना एयरफोर्स था, अपनी मिलिट्री थी। लेकिन जब वो पावर वैक्यूम क्रिएट हुआ सीरिया में, जब असद रिजीम का फॉल हुआ, तो इजराइल ने नेक्स्ट डे वेट भी नहीं किया और सारे मिलिट्री एसेट्स 2 दिन में तबाह कर दिए यूजिंग F-35 जेट्स। तो सीरिया हैज़ नो नेवी नाउ, नो मिलिट्री फोर्स जैसे आप जाना करते थे। तो सीरिया इज गॉन। इराक आपको पता ही है, इराक इन्वेजन ऑफ 2002, इट्स ऑल डेड। द बगदाद, द कैपिटल ऑफ इराक, एंड कुवैत, यू नो अबाउट इट। सो अब बचता कौन है? इजिप्ट के साथ ऑलरेडी जंग हो चुकी है इजराइल की और इजराइल हरा चुका है इजिप्ट को। और इवन ये लैंड मास जो था सिनाई पेनिनसुला, वो भी कैप्चर कर लिया था इजराइल ने, और फिर इजिप्ट को वापस देना पड़ा था इजराइल को ये लैंड मास। तो यहाँ से कंट्रोल होता है सुएज कनाल का, जो आपको पता होगा बहुत इंपॉर्टेंट कैनाल है। और अब बचता है सऊदी अरेबिया, और सऊदी अरेबिया तक पहुँचने के लिए उसको अपने बेटर एनिमी ईरान से गुजरना पड़ रहा है। गेम जैसी लग रही है, सब कुछ गेम जैसी लग रही है कि सारा नेबरहुड ही क्लियर है एक्सेप्ट ईरान। और अगर ईरान फॉल होता है तो व्हाट रिमेन्स नेक्स्ट, क्या नेक्स्ट होगा? चलिए आगे देखते हैं। और मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहूंगा, प्लीज टेक सम टाइम एंड वॉच इट। Sun TV. Eventually, our borders will extend from Lebanon to the Great Desert, which is Saudi Arabia, and then from the Mediterranean to the Euphrates. And who's on the other side of the Euphrates? The Kurds. And the Kurds are our friends. So we have the Mediterranean behind us, the Kurds in front of us, Lebanon, which really needs the umbrella of protection of Israel. And then we're going to take, I believe we're going to take Mecca, Medina, and Mount Sinai and purify those places. तो आपने ये देख लिया होगा। खैर आगे जाते हैं। हमने पिछली वीडियो में डिटेल में ये सब डिस्कस किया था, आप उसको वापस जाके हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। खैर अब इसमें हम बात करते हैं कि ये जो एक्सपेंशन होने वाला है, अब ये ड्रीम नहीं लग रहा। ये दिस वाज लुकिंग लाइक अ ड्रीम यस्टरडे, बट टुडे इट्स लाइक अ प्लान कि ये होने वाला है। जैसे लग रहा है कि कल ही हो जाएगा।
अब ही प्रेडिक्टेड इट। मैं ये वीडियो شو السبب؟ बहुत ही पिछले वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था, तो मैं आपको गद्दाफी का एक क्लिप दिखाना चाहता हूँ। ही इज टेलिंग अबाउट कि आपको यू विल बी الدول اللي नेक्स्ट इन عندها लाइन। أسلحة دمار شامل. ओके, यहाँ से देखते हैं। وحتى لو عند العراق أسلحة دمار شامل، أو باكستان عندها قنبلة ذرية، والهند عندها قنبلة ذرية، والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وأمريكا، ما كلها عندها قنابل ذرية، كلها بيدمروها كويس؟ فندمر كل الدول اللي عندها أسلحة دمار شامل. जब इराक का फॉल हुआ था, ये इराक की बात करें, बहुत पुराना वीडियो है एक्चुअली, 2000s का वीडियो है, तो उसमें ये बोलते हैं कि अगर इराक पे इन्वेड किया गया था अमेरिका के द्वारा बिकॉज दे हैड द वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, तो उससे बढ़कर वेपन तो न्यूक्लियर वेपन होना चाहिए, और जो भी न्यूक्लियर कंट्रीज है तो उस पर अटैक होना चाहिए, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, रशिया। आगे تجي قوة أجنبية تحتل دولة عربية وتشنق رئيسها وإحنا نتفرج عليهم ونضحكوا. और यहाँ पे बोल रहे हैं कि देखिए एक फॉरेन पावर आके हमारी एक नेबरिंग अरब कंट्री को इन्वेट कर रहा है और हम यहाँ पे हंस रहे हैं, यू नो, वी आर लाफिंग हियर। मैं आपको यहाँ पे एक क्लिप दिखाना चाहूंगा, ये बोलता है ये, एंड इसी जगह, इसी अरब लीग में, यहाँ पे आई विल सी यू। ليش ما يكون فيها تحقيق في ليش ما एक्चुअली असद जो थे, जिनकी रिजीम फेल हुई थी सीरिया में, ये हंस रहे थे उस वक्त कि मेरा तो स्ट्रॉन्ग बैकिंग है, तो मेरा टाइम तो नहीं आने वाला, तुम्हारा आ सकता है। खैर आगे يكون देखिए। فيها تحقيق في مقتل صدام حسين. Won't there be an investigation into the killing قيادة of عربية Saddam? بالكامل تقتل Entire- تشنق في المشانق راح نتفرج. لماذا؟ And we sit in sidelines. Why? ممكن الدور جاي عليكم كلكم. Any of you might be. So اي listen, نعم، यहाँ पे सुनिए और ممكن الدور جاي عليكم كلكم. اي نعم. ليش امريكا قاتلت مع صدام حسين ضد الخميني؟ كان صديقها. यहाँ पे बोल रहे हैं कि एनी ऑफ यू माइट बी नेक्स्ट, कि इसके बाद आप हो सकते हैं। और यहाँ पे अरब जो लीडर्स है, जो सऊदी अरेबिया है, यूएई है, बाकी लीडर्स है, इवन असद जो थे सीरिया के, वो हंस रहे हैं यहाँ पे गद्दाफी पे कि क्या बोल रहा है, पागल हो गया है। खैर आगे जाते हैं, तो वही हो रहा है, यू नो, वन आफ्टर वन कंट्रीज यू सी दे आर जो है गिर रहे हैं, अपार्ट हो रहे हैं, एंड अब the Arab world fractured and tired is not ready to unite. अभी भी रेडी नहीं है यूनाइट होने के, जो कि तलवार आ चुकी है, लेकिन अभी भी यूनिटी नाम की चीज नहीं है। और there is no single leader to rally the region, no common command to resist a reshaped map. The Arab world is currently true fractured and inward looking to offer a unified resistance. तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है इस वक्त, कोई ऐसा लीडर नहीं है अरब वर्ल्ड में जो खड़ा होके लोगों को इकट्ठा करके यूनिटी कायम कर सके। तो रियाद जो है वो डिसाइसिव होगा। यहाँ पे जो रियाद है कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया, तो वो डिसाइसिव होगा सऊदी अरेबिया, लेकिन ये रोमांटिक नहीं होने वाला। ये अगला टाइम नॉट इजी फॉर सऊदी अरेबिया टू, जैसे आपने ग्रेटर इजराइल का मैप देखा था, इट हैज़ अ ह्यूज पोर्शन ऑफ सऊदी अरेबिया। अब रियाद क्या चाहता है, देखिए अब बात कर रहे हैं हम कि अगर ईरान फेल होता है तो कौन बचता है लास्ट में मिडिल ईस्ट में? ओनली थिंग दैट रिमेन्स इज सऊदी अरेबिया। अब उनकी क्या कैलकुलेशन है इस रिलेटेड, आइए वो जानते हैं। बहुत टाइम तक सऊदी अरेबिया ये मानता रहा कि ईरान जो था वो उसका मेन राइवल है, एक मेन एनिमी है ईरान। और आपने देखा होगा जो यमन में लड़ाई हो रही थी हूतीज एंड सऊदी बैक मिलिशियाज की, वो इसी डोमिनेंट मिडिल ईस्ट के कंट्रोल पे थी। लेकिन अगर आप देखोगे कि ईरान स्ट्रिप अवे होता है विथ इट्स रेवोल्यूशनरी गार्ड एंड रेवोल्यूशनरी फायर, ये आपको रिलीफ लग सकता है कि सऊदी अरेबिया के लिए रिलीफ होगा कि उनका मेन एनिमी जो है वो हट जाएगा मिडिल ईस्ट से। लेकिन इट इज़ अ डिजास्टर। MBS जानते हैं कि ईरान का होना बहुत ज़रूरी है मिडिल ईस्ट में, एंड ही नोज दैट दिस इज़ अ डिजास्टर, दिस इज़ एन अपकमिंग डिजास्टर। और MBS जो थे वो ये प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे थे जब ईरान उनका मेन राइवल था। तो तब
जो कहते हैं ना कि तब वो रियलाइज नहीं कर पा रहे थे कि एक another player, there is a very important player that is Israel, which has a big dreams. उनके बहुत बड़े ख्यालात हैं, तो उनके ख्यालात तक वो पहुंच नहीं पाए. You know, they were always fractured, fighting among each other, the countries of Middle East. अब एक क्वाइट अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है कि एक डोमिनेंट इजराइल है जिसके कंट्रोल में यूएसए है, एंड दे कुड आउटवे अ कॉस्टली फाइट फॉर अ फीडिंग पैलेस्टीनियन कॉज. जो पैलेस्टीन का कॉज है, जो गाजा का कॉज है, वो खत्म हो चुका है. यू नो, द एम्बिशंस आर बिगर नाउ. यू नो, पैलेस्टीन इज नॉट इवन इन द इक्वेशन. अब तो इक्वेशन में ही नहीं रहेगा अगर ईरान का फॉल होता है, तो अब इक्वेशन में रहेगा ग्रेटर इजराइल का सपना, जो इजराइल बहुत टाइम से देख रहा है कि हमारा एक ग्रेटर इजराइल होना चाहिए. तो कैसे एक सऊदी अरेबिया अपनी स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटीज बनाएगा? हाउ विल इट मेक इट्स स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटीज अगर पोस्ट ईरान मिडिल ईस्ट, अगर ईरान नहीं रहता है? तो सऊदी अरेबिया ने अपनी स्टेबिलिटी, इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटी पे बहुत खर्चा किया है, एंड दे हैव अ क्वाइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ डोमिनेंट इजराइल. वो इजराइल को सीधे तो नहीं कह पा रहे, जैसे पैलेस्टीन में जो हुआ वो नहीं रुका पाए, लेकिन उनकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है. देखिए, अब उन्होंने पाकिस्तान के साथ भी एक अलायंस बना लिया था. ठीक है, वो चाहते हैं कि हम जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर अम्ब्रेला है वो सऊदी अरेबिया को भी कवर कर पाए, लेकिन पाकिस्तान भी उतना स्टेबल नहीं है. देयर इज लाइक इमरान खान इज इन जेल. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग इन पाकिस्तान एज वेल. सो सऊदी अरेबिया knows that Iran is very important, and the fall of Iran would mean collapse of a power, a major power in the Middle East, and there would be no one to challenge Israel. तो कोई इजराइल को चैलेंज नहीं कर पाएगा. सो द फर्दर ऑफ द फ्यूचर ऑफ द मिडिल ईस्ट इज टर्न्स ऑन द वन हिंज. सब कुछ जो मिडिल ईस्ट में अब जो फ्यूचर रहता है वो एक ही चीज पे अब अटक गया है कि क्या ईरान सरवाइव कर पाएगा. जो अभी ईरान में हो रहा है, क्या वो सरवाइव कर पाएगा? दिस इज एन एंड गेम गाइस, दिस इज कंप्लीट एंड गेम. ये एक एंड गेम चल रही है अभी मिडिल ईस्ट में. इट इज द कोलैप्स व्हिच वुड नॉट ब्रिंग पीस, इट वुड क्लियर द बोर्ड. With Tehran gone and the Arab world divided, a new order would move forward, fast and unopposed. In that order, the century-old vision of Greater Israel would no longer be a theory. It would be the shape of upcoming reality.